नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस कार्यक्रम के जरिए हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अवगत होते हैं और समझते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया को हम राजनीतिक उथल पुथल वाले इलाके के तौर पर जानते हैं। भू राजनीति के लिहाज से ये इलाका हमेशा ही खबरों में रहता है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव भी बेहद आम बात है। यही वजह है कि इन देशों में सियासी अदावत की ढेरों कहानियां हैं। इस इलाके में जहां एक तरफ शिया सुन्नी की लड़ाई है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम यहूदी की लड़ाई से भी ये इलाका हमेशा ही सुलगता रहता है। यहूदी देश इजराइल और मुस्लिम देश फिलिस्तीन के झगड़े को मुस्लिम यहूदी झगड़े के तौर पर ही देखा जाता है। दशकों पहले इजराइल और अरब देशों ने इसी झगड़े के चलते युद्ध भी लड़े। इस जंग की आग इतनी तेज थी कि उसकी तपिश आज भी महसूस की जाती है। अभी भी अरब देशों में इजराइल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, मगर कुछ देश जैसे संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन और सूडान अब धीरे धीरे इजराइल से अपनी करीबी बढ़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। असल में अभी हाल ही में अब्राहम समझौते, जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स भी कहते हैं, उसके 2 साल पूरे हुए। इन 2 सालों में पश्चिमी एशिया की कूटनीतिक हलचलें काफ़ी तेज रही। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया के कूटनीतिक हलकों में अब नए समीकरण बन रहे हैं। इन देशों के रिश्ते बिगाड़ की बजाय अब सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। इन मुल्कों ने जिस अमेरिका को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी थी, अब वो अमेरिका बेहद पीछे छूट चुका है और ये देश आपस में कड़ियों को जोड़ने में लगे हैं। आज इसी मुद्दे की पड़ताल करेंगे। अब्राहम समझौते से मध्य पूर्व की फिजा कितनी बदली है और अभी और कितनी मेहनत की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस कूटनीतिक हलचल की वजह अब्राहम समझौता ही है या कोई और वजह भी है। पूरे मामले पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिडिल ईस्ट इलाके को समझ लेते हैं। जहां तक मध्य पूर्व नाम का सवाल है, तो ये एक भू राजनीतिक शब्दावली है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापक तौर पर उपयोग में आई। आमतौर पर अरब क्षेत्र के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस इलाके के भूमध्य सागर के दक्षिणी और पूर्वी तटों के आसपास की भूमि, जिसमें अरब प्रायद्वीप भी शामिल है, और कुछ परिभाषाओं के अनुसार ईरान, उत्तरी अफ्रीका और कभी-कभी उससे आगे के देशों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस क्षेत्र में मिस्र, ईरान और तुर्की अधिक आबादी वाले देश हैं, जबकि सऊदी अरब क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ सबसे बड़ा देश है। यहाँ फारस की खाड़ी की सीमा वाले अधिकांश देशों में पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। इसे ही मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इस क्षेत्र का भू राजनीति के केंद्र में बने रहने की असली वजह यही तेल ही है। इसके लगभग सभी देशों में एक समान जातीय समूह, भौगोलिक विशेषताएं और धार्मिक विश्वास साझा रूप से पाए जाते हैं, और यही वजह है कि इनमें आपसी मतभेद बहुत पुरानी बात है। इजराइल और अरब देशों के बीच की दुश्मनी की वजह हमने पहले ही आपको बताई, मगर अब अरब देशों के आपसी रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। अभी हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की का दौरा किया। ऐतिहासिक दुश्मनी और जमाल खशोगी की हत्या के बाद दोनों देशों का करीब आना हैरानी वाली बात थी। फिर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के यूएई दौरे ने भी सबको चौंकाया। बशर अल असद साल 2011 में देश में गृह युद्ध छिड़ने के बाद पहली बार किसी अरब देश के दौरे पर गए थे। हालांकि अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना यूएई ने असद की मेहमान नवाजी की। उधर ईरान ने भी कई देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच तनाव में कमी आई और दोनों देश करीब आए। शेख तहनून बिन जायद अल नहयान ने तेहरान की यात्रा की। इसके तुरंत बाद तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट ने पहली बार फारस की खाड़ी की यात्रा की। वो आधिकारिक तौर पर अबू धाबी में मोहम्मद बिन जायद के मेहमान थे, लेकिन इजराइल से गहरी दुश्मनी रखने वाला और हमेशा ही इजराइल की मुखालिफत करने वाला ईरान तब खामोश रहा था। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम से संकेत मिला कि ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव में खासी कमी आई है।
इन तमाम घटनाक्रमों के बीच देखा गया कि अरब देशों के बीच इजराइल भी अपनी जगह बनाने लगा। जॉर्डन और मिस्र से तो इजराइल के कूटनीतिक संबंध पुराने रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन आदि से भी उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं। अगर 5 साल पहले ऐसा सोचते कि इजराइल और यूएई के बीच बेहतर संबंध स्थापित होंगे तो ये सोचना मुमकिन नहीं था। लेकिन अब्राहम समझौते के बाद इजराइल और यूएई के बीच रिश्ते सामान्य हुए हैं। पिछले 2 साल के दौरान इजराइल की कंपनियां दुबई में खुल रही हैं और हर हफ्ते दोनों मुल्कों के बीच व्यापार को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। हालांकि इस इलाके के 1 दर्जन से ज्यादा देश हैं जिनके आज भी इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इनमें सबसे प्रमुख सऊदी अरब है। असल में इजराइल और अरब देशों के रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में अहम मोड़ 2020 में आया। 7 दशकों के दुश्मनों के बीच बर्फ तब पिघली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल से अब्राहम अकॉर्ड की नींव डाली गई। इस समझौते में इजराइल के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी शामिल हुआ। इजराइल के साथ शांति बहाली और कूटनीतिक रिश्ते कायम करने पर रजामंदी हुई। इसी समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इजराइल, यूएई और बहरीन के अलावा दूसरे देशों की ओर भी रुख कर रहा है ताकि दूसरे अरब देशों के बीच भी इस समझौते को स्वीकार्यता मिले। दूसरी ओर अमेरिका की कुछ नीतियों ने भी मिडिल ईस्ट के देशों को आत्मनिर्भर बनने को मजबूर किया। जब बराक ओबामा के समय ईरान से पहली न्यूक्लियर डील हुई तब खाड़ी के देश, खासकर यूएई, बहरीन और सऊदी अरब बेहद नाराज थे। इसकी वजह थी कि न्यूक्लियर डील में केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात की गई, उसके मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं हुई, जिसे लेकर इन देशों के भीतर एक तरह का डर था। दूसरी वजह यह थी कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए ईरान इराक, बहरीन, लेबनान, सीरिया में अपना दखल बढ़ा रहा था, जिस पर कोई चर्चा नहीं हुई। यही वजह थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तब उन्होंने न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया। अब बाइडेन के आने के बाद से फिर कोशिश हो रही है कि उस डील को शुरू किया जाए। इस वजह से भी इस इलाके के देश अमेरिका को अब ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश अगर करीब आ रहे हैं तो उसकी एक वजह यह भी है कि इस इलाके के कुछ बड़े खिलाड़ियों की इकोनॉमी खस्ता हाल है। खासकर तुर्की की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चली है। उसकी मुद्रा लीरा में लंबे अरसे से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में इन देशों की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इनका मानना है कि राजनीतिक खींचतान को दरकिनार किया जाए और अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा जाए। ये देश अब अपने ईगो और आपसी झगड़े को खत्म कर यहाँ की तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि अमेरिका वहाँ से पीछे हट रहा है। असल में अमेरिका खुद तेल का बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ऐसे में उसे खाड़ी देशों के तेल की जरूरत अब नहीं रही। यही वजह है कि जिस अमेरिका ने खाड़ी देशों की सुरक्षा की गारंटी ले रखी थी, अब वो अमेरिका इस इलाके से पीछा छुड़ा रहा है। ये करीब करीब वैसा ही है जैसा कि उसने अफगानिस्तान और इराक में किया। लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए अच्छी बात यह है कि ये देश अब आपसी तनाव को भूलकर अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। देखना ये होगा कि इन देशों की तरक्की वाली ये सोच कब तक कायम रहती है और ये मुल्क इसका कितना फायदा उठा पाते हैं। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में यूक्रेन को लेकर पश्चिम के साथ मौजूद तनाव के बीच इस हफ्ते रूस ने चीन, भारत और कई अन्य देशों के साथ वोस्तोक सैन्य अभ्यास 2022 आयोजित किया। इसका आयोजन रूस के सुदूर पूर्व इलाके और जापान सागर में किया गया। इस सैन्य अभ्यास में कई पूर्व सोवियत देशों के साथ साथ चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और सीरिया के सैनिकों ने भी भाग लिया। जंग में उलझे होने के बावजूद रूस द्वारा इस अभ्यास को आयोजित करना रूस और चीन के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दिखाता है। साथ ही यह भी प्रदर्शित करता है कि रूस के पास बड़े पैमाने पर सैनिक और सैन्य उपकरण मौजूद हैं। अगली खबर में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के मुताबिक यूरोपीय आयोग रूसी गैस पर एक मूल्य सीमा आरोपित करने पर विचार कर रहा है। इस मूल्य सीमा लगाने का मकसद रूस के राजस्व में कटौती करना है। चूंकि यूरोपीय आयोग के सदस्यों का मानना है
कि रूस इन गैसों से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल यूक्रेन में चल रहे युद्ध के वित्त पोषण में कर रहा है, इसलिए वे रूसी गैस पर एक मूल्य कैप का प्रस्ताव करेंगे। इस प्रस्ताव में पीक आवर्स के दौरान बिजली के उपयोग में यूरोपीय संघ के लिए अनिवार्य कटौती को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही संघ का इरादा गैर गैस बिजली जनरेटर के राजस्व पर भी एक कैप लगाना है। उधर ब्रिटेन ने लिज ट्रस के रूप में अपना नया प्रधानमंत्री चुन लिया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भारतीय मूल के ऋषि सुनक को लगभग 21,000 मतों से हराया है। लिज ट्रस ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिम नॉरफोक की सांसद हैं, जबकि ऋषि सुनक उत्तरी यॉर्कशायर सीट से सांसद हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के चुनाव की होड़ लगी थी। इस होड़ में ब्रोम्सग्रोव के सांसद साजिद जावेद, पूर्व विदेश मंत्री जेरेमी हंट और पूर्व शिक्षा मंत्री माइकल गोव भी शामिल थे। भारत बांग्लादेश के रिश्ते और मधुर होते दिख रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत की यात्रा पर रही और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। साथ ही दोनों देशों ने कुशियारा नदी के लिए जल बंटवारा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। अपने इस दौरे में शेख हसीना ने दोनों देशों के बीच विवादित तीस्ता समझौते को सुलझाने पर भी पूरा जोर दिया। अब आ जाते हैं आज के एपिसोड पर आधारित सवाल पर। सवाल है, पश्चिमी एशिया में अमेरिका की मौजूदगी कम होने के क्या कारण हैं? पश्चिमी एशियाई देशों के बीच प्रगाढ़ होते संबंध के संदर्भ में वर्णन कीजिए। इस कार्यक्रम के बारे में आपके जो भी सुझाव हो, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।